दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और बेहतरीन हाई रेटेड मराठी सीरीज को लेकर जो अभी कुछ दिन पहले ही ZEE5 पर रिलीज हुई है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5। तो रेटिंग को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कहानी कितनी जबरदस्त होने वाली है। और वैसे भी मराठी कंटेंट हमेशा मास्टर क्लास ही होता है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सीरीज की शुरुआत में हमें तालाब के बीच एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। अब कैमरा धीरे धीरे आसपास खड़े लोगों पर जाता है। यहाँ गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर अपने देवता से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि गांव की रक्षा करें। ये सभी काफी डरे सहमे नजर आते हैं। और इसी के साथ सीन एक साल आगे शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं। यहाँ एक नए पुलिस इंस्पेक्टर के आने की चर्चा चल रही होती है, जिसका नाम होता है विश्वास सरजमी। लेकिन विश्वास अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा होता। वो अपने बाबा के साथ किसी काम में बिजी होता है। उधर स्टेशन के लोग उसका इंतजार करते हुए बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातचीत से पता चलता है कि आज होली का दिन है, इसलिए माहौल थोड़ा खुशनुमा है। अब कुछ देर के बाद विश्वास स्टेशन में एंट्री करता है। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिखता। साफ नजर आता है कि वो काम को लेकर बहुत ही सीरियस नहीं है। असल में वो जानबूझकर मुंबई से यहाँ ट्रांसफर लेकर आया है ताकि काम का दबाव कम रहे और जिंदगी थोड़ी सुकून से गुजरे। तभी सब इंस्पेक्टर उसे स्टेशन के अंडर आने वाले गांवों के बारे में बताना शुरू करता है। वो एक एक गांव का नाम गिनाता है और जानकारी देता है, लेकिन विश्वास का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता। वो अपने मोबाइल में एक वीडियो देखने लगता है। वीडियो में यूट्यूबर देवतली नाम के एक गाँव के बारे में बता रहा था, जिसमें पिछले 15 सालों में वहाँ 15 रहस्यमयी मौतें हुई थी, यानी हर साल एक मौत। लेकिन फिर भी पुलिस को आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। तभी विश्वास के फोन पर कॉल आता है। ये कॉल SP रांगनी का था, वही जिसने ये वीडियो भेजा है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि SP विश्वास का दोस्त था और विश्वास उससे बहुत ही इनफॉर्मली बात करता था। SP चाहता था कि विश्वास उस वीडियो वाले मैटर पर ध्यान दे और इसे मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँचने से पहले संभाल ले। अब विश्वास तो यहाँ पर आराम करने आया था। वो किसी बड़े केस में उलझना नहीं चाहता था, लेकिन SP के बार बार जोर देने पर वो आखिरकार मान जाता है और वो वापस ऑफिस के अंदर आता है और पूछता है कि क्या देवतली गांव हमारे एरिया में आता है। यहाँ सब इंस्पेक्टर भिड़े लिस्ट चेक करता है और बताता है कि उसने देवतली को शामिल नहीं किया है। तभी हेड कांस्टेबल कहता है कि उस गांव में पुलिस ज्यादा दखल नहीं देती। अगर वहाँ किसी की मौत होती है तो गाँव वाले खुद अगले दिन आकर इन्फॉर्म कर देते हैं। ये सुनकर विश्वास चौंक जाता है। कांस्टेबल आगे कहता है कि उस गाँव में कोई वारदात नहीं होती, सब कुछ अपने आप होता है। ये बात विश्वास को थोड़ी अजीब लगती है। कांस्टेबल कहता है कि गांव के लोग ये मानते हैं कि अगर कोई पाप करता है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। विश्वास ये सुनकर पूछता है कि क्या हर साल होली के दिन ही यहाँ खून होता है। कांस्टेबल कहता है कि ये खून नहीं होता, ये सजा होती है, एक तरह की शिक्षा। लेकिन सब इंस्पेक्टर इन बातों पर भरोसा नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि उसने हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन की है और वो इन अंधविश्वासों से दूर रहता है। विश्वास के पूछने पर कांस्टेबल बताता है कि इस गांव में शंकासुर की मान्यता है। शंकासुर भारतीय लोक कथाओं और पुराणों में एक दैत्य के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि उसने वेदों की चोरी की थी और बाद में भगवान विष्णु के अवतार ने उसे पराजित किया था। कोंकण क्षेत्र में आज भी शंकासुर की पूजा होती है। वहाँ उसे राक्षस होते हुए भी देवता का दर्जा दिया जाता है। दूसरी तरफ देवतली गाँव में इस समय अलग ही माहौल होता है। लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, पूजा की तैयारियां चल रही थी। इस तरफ विश्वास और उसकी टीम भी गांव की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में कांस्टेबल विश्वास को बताता है कि हर होली की रात शंकासुर किसी नदी या तालाब या किसी भी जल स्रोत में प्रकट होता है। वो गांव के उस व्यक्ति को सजा देता है जिसने कोई पाप किया हो। इस तरह से हर साल पानी में एक लाश मिलती है। वहीं गांव में भी चर्चा तेज होती है। लोग आपस में ही अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इस साल किसकी मौत होगी। हर कोई अपने अपने तुक्के लगा रहा था। उधर कांस्टेबल आगे बताता है कि गांव वालों का मानना है कि अगर पुलिस इस मामले में दखल देगी तो देवता नाराज हो जाएंगे और पूरा गांव उसके प्रकोप का शिकार होगा। इसी दौरान एक कांस्टेबल विश्वास को सलाह देता है कि उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। वो ये भी बताता है कि 15 साल पहले जब पहली मौत हुई थी तब यहाँ इंस्पेक्टर जाधव पोस्टेड थे। उसने इस रहस्य की जांच करने की पूरी कोशिश की थी। 3 साल तक वो लगातार इस केस के पीछे पड़ा रहा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला और फिर अचानक उसने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये आज तक किसी को नहीं पता। इस तरफ गांव में शंकर और राजन नाम के 2 लोगों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है।
बात पालकी को कंधा देने की होती है और विवाद बढ़ जाता है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंचती है। अब विश्वास गांव के सरपंच काशीनाथ और उप सरपंच किशोर से मुलाकात करता है। सरपंच विश्वास से साफ शब्दों में कहता है कि इस गांव में होली के दिन पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं होता, ये यहाँ की परंपरा है। विश्वास शांत स्वर में जवाब देता है कि वो लोग सिर्फ रूटीन इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही उप सरपंच किशोर भड़क उठता है। वो आक्रामक लहजे में पूछता है कि इंक्वायरी की क्या जरूरत है? गांव की सुरक्षा उनका देवता करता है, पुलिस को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब सरपंच माहौल संभालने की कोशिश करता है। वो विश्वास से कहता है कि उन्हें आज रात के उत्सव की तैयारी करनी है। बेहतर होगा कि वो देवता के दर्शन करें, प्रसाद लें और वापस लौट जाएं। इतना कहकर गांव के लोग वहां से हटने लगते हैं, लेकिन विश्वास वहीं पर बैठा रहता है। किशोर फिर से मुड़कर आता है और भड़कते हुए कहता है कि शायद आपने सुना नहीं, आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तभी अचानक विश्वास खड़ा होता है और किशोर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। विश्वास तेज आवाज में कहता है कि पुलिस की टीम वापस नहीं जाएगी, जो करना है कर लो। इसके बाद वो अपने जवानों को अलग अलग जगह पर बंदोबस्त करने के लिए भेज देता है। ये देखकर गांव के लोगों में से महाडिक काका सामने आते हैं। वो धीमे से विश्वास से कहते हैं कि अगर आप यहाँ रुकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी मौजूदगी से किसी की जान बचती है तो इसमें बुराई क्या है? सरपंच फिर कहता है कि पुलिस बंदोबस्त लगा सकती है, लेकिन उत्सव में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। खासकर जब शंकासुर का खेल करने वाले कलाकार दौड़ें तो उन्हें रोका नहीं जाएगा और उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। अब रात होती है, उत्सव शुरू होता है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। नमन खेल की शुरुआत होती है। कलाकार शंकासुर का भेष धारण करते हैं। चेहरे पर डरावना मेकअप और हाथ में मशालें होती हैं। इसी बीच विश्वास अपने बाबा को कॉल करता है, लेकिन उनका फोन नहीं उठता। इस बात से वो थोड़ा परेशान हो जाता है और घर जाने का फैसला करता है और भिड़े को वहां हालात पर नजर रखने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचता है, उसके सामने शंकासुर का भेष धारण किया हुआ एक व्यक्ति तेज दौड़ता हुआ निकल जाता है। कुछ पल के लिए विश्वास ठिठक जाता है और फिर सीधे घर पहुंचता है। यहाँ आकर वो अपने बाबा से मिलता है, उन्हें आराम करने के लिए कहता है। फिर वो भिड़े को कॉल करके गांव की स्थिति के बारे में पूछता है। भिड़े सब कुछ नॉर्मल बताता है। अब सुबह होती है, तभी विश्वास के घर के दरवाजे पर जोर से किसी की दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने भिड़े खड़ा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वो धीमी आवाज में कहता है कि गांव में एक लाश मिली है। ये सुनकर विश्वास शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम सुबह है। उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। सुबह अपने बच्चे को शंकासुर की कहानी सुना रही होती है। वो कहती है कि शंकासुर ने देवताओं के पास से 4 वेद चुरा लिए थे, क्योंकि वो इंसानों को उनका ज्ञान देना चाहता था। उसने वेदों को पानी के भीतर एक शंख में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं और शंकासुर का वध करते हैं। लेकिन क्योंकि शंकासुर इंसानों को ज्ञान देना चाहता था, इसलिए राक्षस होने के बावजूद उसे देवता माना जाता है। यहाँ बच्चा बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुन रहा होता है। अब सुबह घर के अंदर चली जाती है। तभी बाहर 2 आदमी आते हैं। वो बच्चे के सामने उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं। वजह यह है कि सुबह का पति शराबी है और गांव में उसकी इज्जत नहीं है। बच्चा चुपचाप सब सुनता है। उसके चेहरे पर डर और अपमान साफ दिखता है। उसी समय शंकासुर का भेष धारण किए कलाकारों और गांव वालों का जुलूस वहां से गुजरता है। ढोल की आवाजें गूंजती हैं। सुबह और उसका बेटा बाहर आकर हाथ जोड़ते हैं। वो शंकासुर की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आस्था और डर दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरी तरफ गांव में लोग तालाब के पास जमा होते हैं। पानी के किनारे एक लाश पड़ी होती है। अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये लाश किसकी है। जब लाश को पलटा जाता है तो सब सन्न रह जाते हैं। वो राजन की बॉडी होती है। हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि गांव के लोगों के मुताबिक राजन नेक दिल और सीधा इंसान था। अगर वो इतना अच्छा था तो फिर उसे सजा क्यों मिली? इसी बीच विश्वास क्राइम सीन पर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि गांव वाले बॉडी को पानी से निकालने वाले थे। वो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोकता है और कहता है कि कोई भी बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। वो इस मामले की जांच करना चाहता है, लेकिन गांव के कई लोग इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये देवता की इच्छा है और पुलिस को बीच में आना नहीं चाहिए। गांव का एक व्यक्ति पुलिस का समर्थन करता है। वो कहता है कि राजन की मौत कई सवाल खड़े करती है। हो सकता है ये देवता की सजा ना हो, बल्कि किसी इंसान की करतूत हो। दोनों तरफ बहस तेज हो जाती है। फिर भी विश्वास अपनी जिद पर कायम रहता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का फैसला करता है।
वहीं राजन के पिता विश्वनाथ टूट चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जाते जाते वो शंकर से कहते हैं कि अब हमेशा के लिए पालकी तुम ही उठाओगे। इसके बाद पुलिस राजन के घर पहुंचती है। वहां पता चलता है कि एक औरत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो राजन की पत्नी होती है। विश्वास दरवाजा तोड़वाता है और ऊपर कमरे में जाता है। अब जैसे ही ये औरत और विश्वास एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पुराना रिलेशन हो। इसके बाद विश्वास अस्पताल पहुंचता है जहां राजन का पोस्टमार्टम चल रहा था। बाहर गांव के लोग इकट्ठा थे। वो पुलिस के खिलाफ नारा लगा रहे थे और बॉडी वापस देने की मांग कर रहे थे। अंदर डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए विश्वास से कहता है कि ये कोई साधारण मौत नहीं है, ये साफ तौर पर एक मर्डर है। डॉक्टर राजन की बॉडी की जांच करते हुए बताता है कि उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान है, जैसे किसी नुकीली या कठोर चीज से रगड़ा गया हो। उसके सिर पर भी किसी भारी वस्तु से वार किया गया है और ये साफ संकेत है कि मौत सामान्य नहीं है। विश्वास को याद आता है कि क्राइम सीन से उसे एक सफेद बाल मिला था जो किसी जानवर का लगता है। डॉक्टर कहता है कि पूरी सच्चाई जानने के लिए बॉडी को मुंबई भेजना पड़ेगा। डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट वहीं से आएगी। लेकिन विश्वास की परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि बाहर गांव के लोग बॉडी वापस मांग रहे हैं। अगर वो अभी बॉडी नहीं देता तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और केस को आगे बढ़ाने के लिए उसे तुरंत कुछ ठोस सबूत चाहिए। तभी डॉक्टर एक और बात बताता है। राजन के हाथ में एक टूटी हुई चेन का टुकड़ा फंसा हुआ मिला है, जैसे उसने मरते वक्त किसी से संघर्ष किया हो। विश्वास तुरंत भिड़े से कहता है कि इस चेन के बारे में पूरी जानकारी निकाले। वो ये भी कहता है कि पिछली 15 मौतों की सारी रिपोर्ट उसे डिटेल में चाहिए। भिड़े बताता है कि शुरुआती कुछ केसेस बाकायदा दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में लगभग हर मौत को डूबने से हुई मौत बताया गया तो फाइलें बंद कर दी गई और मामला रफा दफा हो गया। ये सुनकर विश्वास को साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दबाया गया है। जैसे ही विश्वास अस्पताल से बाहर आता है तो गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। खासकर उप सरपंच किशोर उसे खरी खोटी सुनाता है और बॉडी वापस मांगता है, लेकिन विश्वास बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वहीं गांव में इस बीच राजन के घर की ओर पालकी लेकर लोग बढ़ते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। विश्वास सबके सामने बताता है कि राजन के हाथ में जो चेन मिली है वो रामेश्वर महाडिक की है। रामेश्वर आगे आता है और कहता है कि चेन उसकी है, लेकिन उसने वो अपने बेटे को गिफ्ट में दी थी। उस चेन में गणेश जी का एक लॉकेट भी था। रामेश्वर का बेटा शंकर वही व्यक्ति है जिसकी राजन के साथ पहले हाथापाई हुई थी। शक की सुई अब सीधे उसकी तरफ घूमती है। पुलिस शंकर को पूछताछ के लिए साथ ले जाने लगती है। गांव के लोग चिल्लाने लगते हैं कि यह सब शंकासुर ने किया है, किसी निर्दोष को मत लेकर जाओ। इस बीच विश्वास को अचानक कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़कर उस आदमी को ढूंढता है जिसने शंकासुर का भेष धारण किया था। जब पुलिस वहां पहुंची थी तब वो वहीं पर मौजूद था, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं देता, जैसे हवा में गायब हो गया हो। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ती है और कैमरा उसी व्यक्ति पर जाता है। उसके हाथ में गणेश जी का वही लॉकेट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह का शराबी पति घर पर लौटता है। उसके साथ वही 2 आदमी होते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। पता चलता है कि उसने शराब के बदले अपनी पत्नी को उनके साथ समय बिताने के लिए सौदा किया है। दोनों आदमी सुवे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सुवे चुप नहीं रहती। वो पूरी ताकत से उनका विरोध करती है, उन्हें मार मार कर घर से भगा देती है और अपने पति को भी कमरे में बंद कर देती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि गुस्सा और हिम्मत दिखाई देती है। वहीं सुवे का बेटा अपनी माँ के पास आता है। वो उसके आंसू पोंछता है और मासूम भरोसे से कहता है कि आप चिंता मत करो, शंकासुर बाबा सब देख रहे हैं, वो उन्हें जरूर सजा देंगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि बच्चे की आंखों में अटूट विश्वास होता है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो शंकासुर का भेष धारण करता है। वही कलाकार जो हर साल इस उत्सव में भाग लेता है। इस बार वो खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है। बाहर से कुछ लोग दरवाजा खटखटाते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि वो फिर से शंकासुर बने, लेकिन वो डरा हुआ होता है। उसका कहना है कि हर साल जब किसी की मौत होती है तो शक सबसे पहले उसी पर जाता है। इस बार तो पुलिस भी जांच कर रही है, इसलिए खतरा और बड़ा है। तभी उसकी पत्नी उसे समझाती है। वो कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस शंकर को पकड़कर ले गई है और शक अब उसी पर है। ये सुनकर वो थोड़ी हिम्मत करता है और दरवाजा खोल देता है। उधर पुलिस स्टेशन में शंकर से पूछताछ चल रही होती है। शंकर मानता है कि उसकी राजन से अनबन थी, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन वो साफ कहता है कि उसने राजन का खून नहीं किया। उसके पास से जो चेन मिली है वो उसने खुद राजन के पास पैसों के बदले गिरवी रखी थी। लेकिन विश्वास को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता।
उसे लगता है कि शंकर कुछ तो छुपा रहा है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर भिड़े पुराने मामलों की फाइलें खंगाल रहा होता है। वो नोटिस करता है कि पिछले कुछ सालों में जो लोग मरे थे उनके खिलाफ गांव में किसी न किसी तरह की गलत बात या पाप की चर्चा जरूर थी, जैसे हर मौत को एक सजा का रूप दिया गया हो। वहीं रात के समय हमें दो शंकासुर भेषधारी लोग दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी पीछे वाला अचानक आगे वाले की पीठ पर चाबुक से वार करता है। आगे दौड़ रहा शंकासुर जमीन पर गिर पड़ता है, जो कोई और नहीं बल्कि गणेश होता है। उसके हाथ में वही गणेश जी का लॉकेट दिखाई देता है। अगले ही पल उसकी आंखें खुलती हैं। जब पुलिस उसके चेहरे पर पानी डालती है तो वो घबराकर उठता है और भागने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक भागा दौड़ी होती है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। पूछताछ में गणेश बताता है कि जब पुलिस शंकर को पकड़कर ले गई तब वो डर गया था। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसका हो सकता है। वो मानता है कि लॉकेट उसके पास था। ये सुनकर विश्वास को लगता है कि वो भी शंकर के साथ मिला हुआ है, लेकिन गणेश एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि ये पेंडेंट उस राजन ने खुद उसे दिया था। ये सुनकर विश्वास हैरान रह जाता है। गणेश बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी पानी भरते भरते फिसल गई थी और उसका पैर टूट गया था। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। उसी होली की रात जब राजन की मौत हुई थी, राजन ने उसे ये लॉकेट दिया था और कहा कि इसे बेचकर अपनी बेटी का इलाज करा लो। गणेश कहता है कि उसे पता था कि ये लॉकेट शंकर का है, इसलिए वो उसे बेचने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने इसे अपने पास ही छुपा कर रखा हुआ था। अगली सुबह राजन की मौत की खबर जब पूरे गांव में फैली तो ये सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया और डर की वजह से उस लॉकेट को बेचने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं ये बात उसके गले का फंदा ना बन जाए। इसके बाद विश्वास गणेश के घर पहुंचता है। वो खुद अपनी आंखों से देखता है कि गणेश की बेटी का सच में पैर टूटा हुआ है। घर की हालत भी ठीक नहीं है। विश्वास बिना कुछ कहे उसे इलाज के लिए पैसे देता है। जाते हुए उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ती है। वो उसे खोलता है तो उसके अंदर शंकासुर का मास्क रखा हुआ होता है, वही मास्क जो गणेश हर साल पहनता है। विश्वास कुछ देर उसे देखता है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक स्कूल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि ये स्कूल राजन ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए शुरू किया था। गांव में ये एक बड़ा कदम था। पूछने पर मालूम होता है कि स्कूल का ज्यादातर काम उसकी पत्नी सारिका संभालती है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि सारिका और विश्वास कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी आंखों की झलक पहले ही बहुत कुछ कह चुकी थी। अब रात के समय विश्वास अपने बाबा के साथ बैठा होता है। तभी डॉक्टर रोहन का कॉल आता है। डॉक्टर कहता है कि जल्दी ही कातिल का पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं। डॉक्टर बताता है कि राजन के सिर पर बांस जैसी किसी कठोर चीज से वार किया गया था। उसकी पीठ पर कोड़े के निशान थे, लेकिन असली मौत डूबने से हुई है। इसका मतलब है कि उसे जख्मी हालत में पानी में फेंका गया। मरने से पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी। जरूर उसने हमलावर से हाथापाई की होगी। डॉक्टर ये भी बताता है कि राजन के दांतों में चमड़ी के कुछ टुकड़े मिले हैं, यानी उसने मरने से पहले हमलावर को काटा था। जिसने भी उसे मारा है उसके शरीर पर काटने का निशान होना ही चाहिए। साथ ही क्राइम सीन से मिला सफेद बाल जंगली गाय का है। अब सीन शिफ्ट होता है और वही बच्चा नजर आता है जिसे पहले तंग किया गया था। 3 आदमी उसे घेर लेते हैं और तालाब में फेंक देते हैं। वो किसी तरह से बाहर निकलता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को सब बताता है। माँ फिर से वही बात कहती है कि शंकासुर उन्हें सजा जरूर देगा। अचानक बाहर घंटियों की आवाज गूंजती है। अंधेरे में शंकासुर का रूप दिखाई देता है। वो उन दोनों बुरे लोगों को बेरहमी से मारता हुआ नजर आता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक और आदमी दिखाई देता है जो शंकासुर का कलाकार है। उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि उसे राजन के पिता ने बुलाया है क्योंकि राजन की कुछ चीजें अनाथालय में दान करनी है। उधर पुलिस स्टेशन में विश्वास शंकर की बॉडी की जांच करवाता है। वो देखना चाहता है कि कहीं उसके शरीर पर काटने के निशान तो नहीं, लेकिन शंकर के शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं मिलता। विश्वास के हाथ में जंगली गाय की तस्वीर भी होती है। वो कांस्टेबल से पूछता है कि क्या इसके बालों से चाबुक बनाया जाता है, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। सब राजन की बॉडी मांग रहे थे। भीड़ में राजन का पिता विश्वनाथ और उसकी पत्नी सारिका भी होते हैं। यहाँ विश्वास बाहर आकर सबको समझाता है। वो कहता है कि जांच पूरी करने के लिए उसे सिर्फ 1 दिन और चाहिए, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर है कि अगर शंकासुर की सजा में देरी हुई तो उसका प्रकोप पूरे गांव पर पड़ेगा। इसी बीच विश्वास को फोन पर एसपी का कॉल आता है। वो बताता है
कि अब ये मामला न्यूज चैनलों तक पहुंच चुका है। मीडिया में शंकासुर और रहस्यमयी मौतों की चर्चा हो रही है। इससे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पुलिस उस ब्लॉगर को स्टेशन लाती है जो शंकासुर पर ब्लॉग बना रहा था। शक यह है कि उसी ने मीडिया को खबर दी है, लेकिन वो लड़का साफ इनकार करता है। वो कहता है कि उसने सिर्फ लोक कथा पर वीडियो बनाया है, इसके अलावा किसी केस की जानकारी उसने लीक नहीं की। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। विश्वास डीएनए सैंपल के बारे में पूछता है और बात करने के लिए बाहर चला जाता है। वो भिड़े से कहता है कि इस ब्लॉगर के वीडियो चेक करें ताकि सच्चाई सामने आए। इधर दो कांस्टेबल आपस में गांव की परंपराओं और शंकासुर के रिवाजों पर बात करने लगते हैं। यहाँ भिड़े का ध्यान भी कुछ पल के लिए वीडियो से हट जाता है। तभी वीडियो में एक अजीब सी परछाई नजर आती है। शंकासुर का भेष धारण किया हुआ कोई व्यक्ति कुछ भारी चीज घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है। वहीं रात होते ही पुलिस राजन की बॉडी गांव वालों को सौंप देती है। गांव के बाहर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ की परंपरा है कि जिसे शंकासुर मारता है उसे गांव की सीमा से बाहर ही जलाया जाता है और उसकी राख को पानी में नहीं बहाया जाता। इसी दौरान डॉक्टर का फिर से कॉल आता है। वो बताता है कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अगले दिन ही मिल पाएगी। विश्वास बेचैनी के साथ फोन रखता है और वापस स्टेशन के अंदर आता है। वो ब्लॉगर के वीडियो ध्यान से देखने लगता है। एक वीडियो में वो शंकासुर का कॉस्ट्यूम बनाने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है। वो आदमी बताता है कि शंकासुर की दाढ़ी और मूंछ जंगली गाय के बालों से बनाई जाती है। ये सुनते ही विश्वास के दिमाग में जैसे कोई कड़ी जुड़ जाती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये मौतें किसी देवता का काम नहीं है, ये किसी इंसान का किया हुआ है और वो इंसान शंकासुर का भेष पहनता है। अब सीन बदलता है और राजन की चिता के पास एक शंकासुर कलाकार बैठा होता है। उसके साथ राजन के घर पर काम करने वाला रघु भी मौजूद होता है और दोनों चुप बैठे होते हैं। अब सीन वापस से उसी बच्चे पर आता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। जो लोग पहले उसे तंग करते थे आज भी वो उसे नहीं छोड़ते। वो लड़का शंकासुर कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए ये सिर्फ भेष नहीं बल्कि ताकत और न्याय का प्रतीक है। लेकिन उसका पिता गुस्से में उसका शंकासुर मास्क जला देता है। वो इस परंपरा से अपने बच्चे को दूर रखना चाहता है। अब अगले सीन में वही लड़का शंकासुर का भेष पहने दिखाई देता है। इसी बीच हमें अंधेरे में एक शंकासुर किसी आदमी को पानी में डुबाता हुआ नजर आता है। इधर गांव में 3 शंकासुर कलाकार अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी विश्वास वहां पहुंचता है। उसे शक है कि कातिल इन्हीं में से कोई है। वो बिना देरी किए उनके मास्क अपने कब्जे में ले लेता है और टेस्टिंग के लिए भेजने का आदेश देता है। सरपंच उप सरपंच इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी आस्था और परंपरा में दखल है। लेकिन विश्वास कहता है कि उसे सच जानना है। वो भिड़े को ऑर्डर देता है कि तीनों कलाकारों के घर की तलाशी ली जाए, साथ ही तीनों को पूछताछ के लिए स्टेशन लाया जाए। एक तरफ भिड़े उनके घरों की तलाशी ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ विश्वास उनसे सख्ती से पूछताछ कर रहा था। तीनों खुद को बेगुनाह बताते हैं। उनके कपड़े उतरवाकर शरीर पर काटने के निशानों की जांच की जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि राजन ने हमलावर को काटा था। अब विश्वास की नजर एक कलाकार के पैर के निशान पर जाती है। पूछने पर वो आदमी कहता है कि ये कुत्ते के काटने का निशान है। वो दावा करता है कि वो इसके लिए डॉक्टर के पास भी गया था। रघु से पूछताछ में वो कहता है कि मर्डर की रात वो शराब की दुकान पर था और नशे में वहीं पड़ा रहा। इसी दौरान स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। एसपी भी वहां पहुंच जाता है। वो विश्वास से पूछता है कि क्या उसके पास इन कलाकारों को गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत है। भिड़े साफ कहता है कि अभी उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। ये सुनकर एसपी ऑर्डर देता है कि उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। अब विश्वास मजबूरी में मान जाता है। वो 2 लोगों को छोड़ देता है, लेकिन रघु को रोक लेता है। वजह यह है कि उसके घर से एक चिट्ठी मिली है जिसमें शंकासुर से किसी व्यक्ति को सजा देने की प्रार्थना की गई है। रघु समझाता है कि गांव में लोग शंकासुर में विश्वास करते हैं। वो पापियों को सजा देने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। वो भी हर साल ऐसी चिट्ठी लिखता है। ये उसकी आस्था है। विश्वास अब उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। रघु कहता है कि अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तभी एसपी उससे पूछता है कि क्या इस गांव में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। रघु बताता है कि ये उसके मामा का गांव है और वो असल में पालनेर का रहने वाला है। माँ बाप के मरने के बाद वो यहीं आकर रहने लगा। तभी भिड़े डीएनए रिपोर्ट लेकर पहुंचता है। वो बताता है कि क्राइम सीन से जो बाल मिले थे वो इन तीनों में से किसी से भी मैच नहीं करते। इससे भी बड़ी बात ये सामने आती है कि राजन के दांत में जो स्किन सैंपल फंसा था वो किसी पुरुष का नहीं बल्कि एक महिला का है। अब कहानी फिर से उस लड़के की तरफ लौटती है। उसका पिता उसकी माँ को पैसों के लिए पीट रहा होता है ताकि वो शराब पी सके। ये सब देखकर लड़के के अंदर काफी गुस्सा भर जाता है।
रात में जब उसका पिता शराब के नशे में धुत होता है, तभी शंकासुर का भेष धारण किए कोई व्यक्ति उसे दौड़ा दौड़ाकर बेरहमी से पीटता है। अगले ही दिन उस आदमी की लाश पानी में मिलती है। इधर साफ हो गया था कि राजन का कातिल कोई महिला है। इसके बाद विश्वास एक लेडी कांस्टेबल को साथ लेकर राजन के घर पहुंचता है ताकि सारिका से पूछताछ कर सके। वो उससे पूछता है कि क्या उसके और राजन के संबंध अच्छे थे, क्या वो खुश थे। सारिका हाँ में जवाब देती है, लेकिन विश्वास को उसके शब्दों में सच्चाई नजर नहीं आती। वो कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता है और उसे फर्श पर कुछ सूखा हुआ दिखाई देता है। वो पेंट का सूखा हुआ टुकड़ा होता है। जब वो दीवार को गौर से देखता है तो पेंट के पीछे लाल रंग झलकता है जो खून होता है। उसी समय एक औरत घर के बाहर से सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगती है, उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। आवाज सुनकर विश्वास का ध्यान उधर जाता है और वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो साफ देख नहीं पाता कि वो कौन थी। बाहर निकलते ही उसे सामने रघु दिखाई देता है और उसे लगता है कि वही भाग रहा था, पर रघु कहता है कि वो तो यहाँ काम करता है, जिसकी पुष्टि राजन के पिता भी कर देते हैं। तभी थोड़ी दूर पर विश्वास की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है। विश्वास उसके हाथ पर काटने का निशान देखता है। वो औरत सारिका की बहन सोनाली होती है। विश्वास उसे स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन तभी सारिका उसे रोक लेती है और कहती है कि अब वो उसे पूरी सच्चाई बताएगी। इसके बाद सोनाली और सारिका विश्वास को बताती हैं कि कई बार असुर का मुखौटा पहनने वाले लोग अंदर से अच्छे होते हैं और कई बार अच्छे दिखने वाले लोग असल में शैतान निकलते हैं। राजन भी बाहर से सभ्य और भला इंसान दिखता था, लेकिन सच में वो एक राक्षस था। वो शराब के नशे में सारिका को बुरी तरह से मारता पीटता था क्योंकि उनके घर बच्चा नहीं हो रहा था, जबकि असली समस्या खुद राजन में थी, पर वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। होली की रात वो फिर से नशे में सारिका को पीटता है। इस बार सोनाली ये सब देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। हाथापाई बढ़ जाती है और उसी झड़प में सारिका गुस्से और डर में राजन के सिर पर डंडे से वार कर देती है। राजन पीछे की तरफ लड़खड़ाता है और दीवार से टकरा जाता है। उसके सर से खून बहकर दीवार पर लग जाता है। बस यही सब सच था जो वो विश्वास को बता देती है। अब सारी बातें सुनने के बाद विश्वास अपने घर पहुंचता है और काफी टेंशन में होता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो वो उनसे शेयर कर सकता है। विश्वास कहता है कि इस साल शंकासुर का पैटर्न कुछ अलग नजर आ रहा है। इस बार मौत तो हुई है, लेकिन क्या सच में उसके पीछे शंकासुर है? उसके पिता उसे सलाह देते हैं कि वो पुराने केसेस की रिपोर्ट फिर से ध्यान से पढ़े, क्योंकि अक्सर वर्तमान की घटनाओं का रिश्ता अतीत से जुड़ा होता है। विश्वास फिर से पुराने तीनों केसेस खंगालता है। भिड़े बताता है कि उन 3 केसेस में से 2 केसेस में पुलिस को क्राइम सीन पर ऊन के रेशे मिले थे, लेकिन वो किसी भी स्थानीय शंकासुर कलाकार के कपड़ों से मेल नहीं खाते। एक कांस्टेबल कहता है कि मेल खाएंगे भी कैसे, क्योंकि देवस्थली में जो शंकासुर का कॉस्ट्यूम बनता है उनमें ऊन का इस्तेमाल ही नहीं होता। ये बात सुनकर सभी लोग उस दर्जी के पास पहुंचते हैं जो शंकासुर की ड्रेस तैयार करता है। विश्वास उससे पूछता है कि क्या शंकासुर के कॉस्ट्यूम में ऊन का उपयोग होता है। दर्जी बताता है कि देवस्थली के कॉस्ट्यूम में तो नहीं, लेकिन अलग अलग गाँव में कॉस्ट्यूम अलग अलग तरीके से बनते हैं। कुछ गाँव में दाढ़ी मूछ बनाने के लिए ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। जब विश्वास उससे उन गाँव का नाम पूछता है तो वो बताता है कि खड़पली, रामबाड़ी और पालनेर। अब पालनेर का नाम सुनते ही विश्वास को कुछ समझ में आने लगता है। उसे याद आता है कि रघु ने खुद बताया था कि वो असल में पालनेर का रहने वाला है। तभी विश्वास और उसकी टीम सीधे रघु के घर की ओर बढ़ जाती है। पुलिस रघु को चाय बनाने में उलझाए रखती है और इसी बीच उसके घर की बारीकी से तलाशी ली जाती है। विश्वास की नजर अंदर एक लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ती है जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती है। तभी रघु बाहर आकर पूछता है कि आखिर वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त विश्वास उसके सामने शंकासुर का एक मास्क लेकर खड़ा होता है। ये देखकर रघु के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ जाती है। फिर भी विश्वास उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि वो उस मास्क के धागों का डीएनए टेस्ट कराना चाहता था ताकि क्राइम सीन से मिले बालों से उनका मिलान हो सके। अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है। वही छोटा लड़का जो अब बड़ा हो चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि रघु ही है। वो शंकासुर में अंधविश्वास की हद तक डूबा हुआ था। वो अपने कमरे में बैठकर मुखौटे से बातें करता था जैसे वो कोई जीवित देवता हो। वो कहता है कि बावड़िया के पापों का घड़ा भर चुका है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। एक दिन उसकी माँ जब ये सब सुन लेती है तो वो बहुत ही डर जाती है और उसके शंकासुर वाले कपड़े और सामान घर से बाहर फेंकने लगती है, ये सोचकर कि शायद इससे उसका बेटा सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी रघु भड़क जाता है।
वो अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और कहता है, अगर भगवान से नहीं डरते तो राक्षस से तो डरना पड़ेगा, मैं ही शंकासुर हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक झलकती है। ये देखकर उसकी माँ सहम जाती है। अब उसी रात गांव में एक घटना होती है। लोग देखते हैं कि बाबड़िया और शंकासुर का भेष धारण किया एक व्यक्ति साथ दिखाई देते हैं। भीड़ हट जाने के बाद वही कलाकार बाबड़िया को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह बाबड़िया की लाश मिलती है। रघु अपनी माँ से कहता है कि यह सजा शंकासुर ने दी है, मुझे पता है। रघु की माँ रघु के इस बर्ताव को देखकर डर गई थी। रघु के कोई भी दोस्त नहीं थे। लोग उसका मजाक बनाते थे, उसे बुरा भला कहते थे और वो मानता था कि सिर्फ शंकासुर ही उसका दोस्त है। अब विश्वास पालनेर जाता है, जहाँ वो उस स्कूल में जाता है जहाँ रघु पढ़ा करता था। वहाँ से पता चलता है कि लोग उसे बहुत ही परेशान करते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाए रखता था। वो चुपचाप सब सहता रहता था। जब उसके पिता की मौत हुई तब से वह और भी चुप रहने लगा था। विश्वास पूछता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी, तो टीचर बताते हैं कि डूबने से। टीचर ने रघु की माँ को सलाह दी थी कि उसे रत्नागिरी के मानसिक अस्पताल में ले जाया जाए। विश्वास अब उसी अस्पताल में पहुंचता है और उस डॉक्टर से मिलता है जिसने रघु का इलाज किया था। डॉक्टर बताती हैं कि रघु की माँ उसे इलाज के लिए लाई थी और उसने बहुत कुछ बताया भी था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो पूरी सच्चाई छुपा रही है। वो किसी गहरी बात से डरी हुई थी। बचपन में रघु और उसकी माँ ने जो अत्याचार झेले, समाज की जो बेरुखी और अपमान सहा, उसका गहरा असर उसके दिमाग पर पड़ा था। लंबे समय तक वो अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी माँ समय समय पर उससे मिलने आती थी, मगर फिर एक ऐसा महीना आया जब वो मिलने नहीं आई। रघु जब अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर लौटा तो उसके सामने सबसे बड़ा झटका था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर विश्वास से कहती है, तुम जिस हत्यारे को ढूंढ रहे हो उसे पकड़ भी लोगे तो क्या बदलेगा, क्योंकि असल में हत्याएं रघु ने नहीं की, उसके अंदर बसे शंकासुर ने की थी। वो अपराधी कम, एक शिकार ज्यादा था। समाज की प्रताड़नाओं का शिकार। जिस माहौल में इंसान पलता है, जिन लोगों के बीच बड़ा होता है, वही सब उसकी सोच और व्यक्तित्व गढ़ते हैं। रघु ने बचपन में हिंसा देखी, अपमान सहा, सामाजिक अत्याचार झेले। उसी दर्द ने उसके भीतर एक दूसरी पहचान को जन्म दिया। डॉक्टर समझाती है कि रघु मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से लड़ रहा था। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी तब बाहर आती थी जब कोई ट्रिगर होता। ये जरूरी नहीं कि कोई खास दिन हो, बल्कि उस दिन से जुड़ी कोई याद, कोई शब्द, कोई अपमान भी उसे जगा सकता था। अब सीन बदलता है और हमें गांव में डांस कंपटीशन होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ कई लोग शंकासुर का भेष धारण किए हुए थे। तभी विश्वास वहाँ पहुँचता है। सरपंच और बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो अब तक कातिल को पकड़ नहीं पाया, उनके लिए तो कातिल देवता ही था। तभी विश्वास कहता है उसे पता है कि अपराधी कौन है और वो सबके सामने सबूतों के साथ उसे बेनकाब करेगा। तभी डॉक्टर रोहन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि सोनाली के डीएनए सैंपल राजन के दांतों से मिले स्किन सैंपल से मैच कर रहे थे, यानी राजन के मौत की जिम्मेदार सोनाली थी। पर विश्वास कहता है वो कातिल नहीं है। उस रात की हाथापाई में राजन जिंदा था और असली कहानी कुछ और थी। डॉक्टर ये भी बताता है कि रघु के दूसरे मास्क की दाढ़ी का सैंपल क्राइम सीन से मिले बालों से मैच कर गया है। अब ये साफ था कि गांव में जितने भी मर्डर हुए उनके पीछे रघु ही था। मंच पर कई कलाकार शंकासुर बने खड़े थे। विश्वास उनके मास्क जबरदस्ती नहीं उतार सकता था। वो स्टेज पर जाता है, माइक उठाता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, चूहा। ये वही शब्द था जिससे बचपन में रघु को चढ़ाया जाता था और यही था उसका ट्रिगर पॉइंट। जैसे ही ये शब्द गूंजता है, कलाकारों की भीड़ में से एक शंकासुर अचानक मुड़कर विश्वास की ओर देखता है और वही था रघु। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रघु वापस से उसी साइकाइट्रिक अस्पताल में भर्ती था। उधर गांव में अभी भी शंकासुर के प्रति आस्था तो थी, पर अंधविश्वास टूट चुका था। 1 साल बाद होली के अगले दिन विश्वास कुंड के पास खड़ा था। इस बार वहां पर कोई लाश नहीं थी। परंपरा जारी थी, मगर खून का सिलसिला खत्म हो चुका था और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री की नहीं थी। ये उस सच की कहानी थी जिसमें समाज की बेरुखी किसी इंसान को राक्षस बना सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और गजब की सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।